Hello friends, today I am going to start with 10th standard science lecture number 3 gravitation. So friends, today in this video we are going to study about circular motion, free fall. With this we'll complete with this first chapter and we will see the questions which is present in your exercise, numerical plus theory. So starting with the topic circular motion. Starting with the topic, that is first topic, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन से आपको दोस्तों क्या समझ में आएगा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आप थ्रेड लो, उसमें रबर को अटैच कर दो और उसको रिवॉल्व करो सर्कुलर मोशन में. जब भी आप उसको रिवॉल्व करोगे ना, जो आपका फिंगर का टिप होगा वहाँ पे आप इमेजिन करना कि जो फोर्स लग रहा है फिंगर ऑफ द टिप में वो टूवर्ड्स लग रहा है और वो जो थ्रेड है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. मतलब क्या, ये आपका थ्रेड है जिसमें आपने एक रबर को टाई किया है. इसको आप फिंगर ऑफ टिप में पकड़े हो. अब आप इसको रिवॉल्व करने वाले हो, मतलब इसको आप रिवॉल्व करोगे तो इस तरह घूमेगा सर्कुलर मोशन में. इमेजिन करो, अब ये टिप में आपने पकड़ा है ना, अब आपने इसको रिवॉल्व किया तो ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ पे अगर वो परफॉर्म करेगा कुछ वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करेगा. जब बॉब यहाँ पे पहुँचेगा तो वो कुछ वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा और जब यहाँ पे पहुँचेगा तब वो कुछ वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा. यहाँ पे पहुँचेगा तो वो फिर कुछ वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा. पर आप क्या महसूस करोगे कि आपको जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ लगेगा, ऐसे लग रहा होगा. जैसे ही आप उसको स्टॉप कर दोगे सडनली वो स्टॉप नहीं होगा, उसका डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, मतलब वो सर्कुलर मोशन से हट जाएगा. सो मोशन ऑफ बॉडी, सर्कुलर मोशन मतलब क्या, द मोशन ऑफ बॉडी along the circumference of a circle with different velocity. Okay, so motion of body, मैंने एक रबर लिया, ऑब्जेक्ट लिया, मोशन ऑफ बॉडी along the circumference of a circle, ये सर्कल है कि नहीं, ये इसका circumference हुआ. द मोशन ऑफ बॉडी along the circumference of a circle with different velocity is known as circular motion. मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन इसका. The motion of body along the circumference of the circle with different velocity is called circular motion. So motion of body along the circumference of a circle with different velocity is called as circular motion. एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कि एक रबर लिया आपने, उसको थ्रेड से टाई किया, उसको रोटेट करो, सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करेगा. उसका डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकता है. और मैंने आपको बताया कि वो जो आपको फोर्स लग रहा है फिंगर के टिप पे तो वो टूवर्ड्स लग रहा है. तो ये फोर्स जो टूवर्ड्स लग रहा है इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन सा फोर्स बोलेंगे इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, मतलब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, अगर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, टूवर्ड्स सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. और अवे फ्रॉम द सेंटर लगा मतलब उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये आपको 11th-12th में आएगा, बट 10th स्टैंडर्ड में आप याद रखो, जो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सर्कुलर मोशन हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विथ डिफरेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. और द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, क्या बोलेंगे, द फोर्स which is acting
acting towards the center is called सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे? जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो भी फोर्स उसके अंदर की तरफ लगा, सेंटर की तरफ लगा, उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको डिनोट करेंगे सीपी से। ये डिस्टेंस क्या होगा इसका? आर डिस्टेंस से रोटेट कर रहा है। ये बॉडी का मास होगा कुछ mg। अंडरस्टूड? द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? mv²/r। mv²/r। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना है। तो आपको सर्कुलर मोशन समझ में आया? क्या है? मोशन ऑफ बॉडी along the circumference of a circle with different velocity is called circular motion. The force which is acting toward the center is called centripetal force. अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या देख रहे हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम एग्जांपल ले लो, एक थ्रेड, उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसको रोटेट करो, ठीक है? अब ये डिस्टेंस आर है, ये यहाँ पे पहुँचने के बाद इसमें फोर्स वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी इधर, यहाँ पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी इधर, यहाँ पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अंडरस्टूड? अब मैंने बताया कि इसका फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। कितना है? mv²/r। ओके, mv²/r। अब मैंने ऊपर लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखा है मैंने ऊपर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? उसका डेफिनेशन सेम होगा सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन सेम होगा जो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन था। क्या था सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन? द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विद डिफरेंट वेलोसिटी। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विद सेम और कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? विद सेम और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो लिख लेता हूं, द मोशन of body along the circumference of the circle with same or constant velocity is called uniform circular motion. Understood? So motion of body along the circumference of the circle with same or constant velocity is called uniform सर्कुलर मोशन। तो आपको सर्कुलर मोशन समझ में आया? क्या है सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विद डिफरेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, वो क्या है मेरा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विद सेम और कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मैंने बताया ना, ये वेलोसिटी है जो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल के थ्रू एक्ट हो रहा है। मतलब ये कौन सा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, जो भी लाइन सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल से पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं ना। तो ये जो वेलोसिटी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से पास हो रहा है, तो कौन सा वेलोसिटी होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ पे भी कौन सा वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आया?
mv²/r, है कि नहीं। ये फॉर्मूला हमें कहाँ कैसे मालूम पड़ा, जब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराया। सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। सेंटर डिस्टेंस r से है, इसमें वेलोसिटी ऐसा, यहाँ पहुँचा वेलोसिटी ऐसा, यहाँ पहुँचा वेलोसिटी ऐसा, यहाँ पहुँचा वेलोसिटी ऐसा। तो इसमें जो फोर्स मेरा सेंटर की तरफ लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वैल्यू कितना आया, mv²/r, यस। अब ये वेलोसिटी कैसे मालूम पड़ेगा मुझे, इसमें टाइम पीरियड कैसे मालूम पड़ेगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो टाइम पीरियड देखने के लिए मतलब जब भी पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब एक टाइम पीरियड, जब डिस्टेंस क्या है r, ओके। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आपको मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या, ये डिस्टेंस, ये तो रेडियस है, डिस्टेंस है पर ये रेडियस है, पर इसमें डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्या होगा इसमें, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, और हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ओके। सो पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। व्हाट इज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle upon time taken। तो circumference of a circle क्या है, 2πr upon t is my velocity, okay। so v is what, 2πr/t। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, जो v इज इक्वल टू 2πr/t आया है उसको 1 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, ओके। सो 2 क्या है हमारा, 2πr/t, 1 क्या है हमारा, cp इज इक्वल टू mv²/r विच इज इक्वल टू m इंटू 2πr/t दी होल स्क्वायर अपॉन r। तो ये क्या मिलेगा हमें, m इंटू 4π² r² अपॉन टी आर, r और ये r कट हो गया, ये t नीचे आ गया, मतलब टी आर हो गया, और r और r क्या हो गया, कट हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं cp क्या हो जाएगा, दैट इज 4π² m अपॉन t, यस और नो, 4π² m इंटू r अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे t का स्क्वायर भी होगा ना, यस। सो टी स्क्वायर, cp विल बी व्हाट, 4π² m इंटू r अपॉन टी स्क्वायर। तो अभी हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग, सॉरी मल्टीप्लाइंग r² ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम मल्टीप्लाई कर देते r² को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो cp क्या मिलेगा हमें, 4π² r अपॉन t² इंटू r² और यहाँ पे m इंटू r², यस और नो। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो cp विल बी, cp इज इक्वल टू 4π² इंटू m अपॉन r² इंटू ये r और r² मिलके क्या बन जाएगा, r³ अपॉन t², यस और नो। ये मेरा cp मिला। तो मुझे cp क्या मिला, cp इज इक्वल टू 4π² इंटू m अपॉन r² इंटू r³ अपॉन t², यही मिला ना। अब बाय केपलर्स थर्ड लॉ, आपको केपलर्स का थर्ड लॉ मालूम है, क्या था केपलर्स का थर्ड लॉ, t² अपॉन r³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। नहीं मालूम है तो नोट्स में देखना, जो लास्ट लेक्चर
फर्स्ट लेक्चर में होता, सॉरी। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, ये सर नो, के इंटू आर क्यूब। अब ये तो कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे आएगा मेरा, यहाँ पे क्या है मेरा, सी पी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की नहीं। अब मुझे यहाँ पे के किस फॉर्म में लिखूंगा, देखो जब मैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब को के लिखूंगा तो 1 अपॉन आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को इस तरह लिखूंगा ना, मतलब मैं टी स्क्वायर को क्या कर रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, इज इक्वल टू के, यस और नो। सो टी स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई के, यस और नो। देखो हमारा कैपिटल थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, पर इस फॉर्म में मुझे के लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, टी स्क्वायर को नीचे लेके आऊँगा, तो 1 अपॉन आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के। सो 1 अपॉन आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू लिखना है, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को यहाँ लेके जाओ, तो क्या बचेगा, 1 बाई के इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये सर नो। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी पी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के, यस और नो, 1 अपॉन के। सो कंबाइन इक्वेशन क्या मिलेगा, सी पी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं, जहाँ पे ये 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो सी पी क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो सी पी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो एक फोर्स ही है, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में भी यही आया, तो यही है सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ओके, एक और बार देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मालूम पड़ता है, कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जो फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करेगा वो कौन सा फोर्स है मेरा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो उसका वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब वेलोसिटी क्या है मेरा, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, आपको बचपन से मालूम है फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे क्या है, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस यही ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये रेडियस, ये डिस्टेंस है, पर पूरा रिवॉल्यूशन में कौन सा डिस्टेंस है, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज व्हाट, 2 पाई आर, फॉर्मूला मालूम है आपको, अपॉन टी। सो मेरे को वेलोसिटी कितना मिला, 2 पाई आर बाई टी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो m इंटू 2 पाई आर अपॉन टी दी होल स्क्वायर अपॉन आर, है कि नहीं, तो मुझे क्या मिला, m इंटू 2 पाई आर अपॉन टी दी होल स्क्वायर अपॉन आर विच विल बी इक्वल टू m इंटू 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये r जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r। अब मैं यहाँ पे लिखा इसको, तो कंबाइन इक्वेशन क्या बना, सी पी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू आर, आर और आर स्क्वायर में से एक आर चला जाएगा ना, तो इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। अब मैंने क्या किया, कुछ इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग आर स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको ये याद रखना है, अगर मैं आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो यही वैल्यू रहेगा ना कट होने के बाद, पर मुझे क्या एक इक्वेशन बनाना है, इसके लिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लाइंग आर स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सी पी विल बी वॉट, 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सो 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसको कैपिलर फॉर्म में लेके जाना है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया है। यहाँ पे याद रखना आपको क्या, ये 4 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर विल बी वॉट, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ओके, सो केपलर्स लॉ क्या बोलता है, बाय केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू वॉट, के। अब मुझे यहाँ पे केपलर्स लॉ अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है,
तो मैंने क्या किया, इस टी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके चला गया, तो क्या हो गया 1/r³ इज इक्वल टू के। सो अब ये r³ क्या होगा 1/k ना, देखो k यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चले जाएगा, तो r³ इज वॉट 1/k। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 1/k को मैंने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, Cp इज इक्वल टू वॉट 4π² इंटू m/r² इंटू 1/k। अब मैंने वापस उस तरह सिंप्लीफाई किया, दैट इज 4π² इंटू m/k इज वॉट कॉन्स्टेंट इंटू 1/r²। अब ये कॉन्स्टेंट मैंने लिख लिया। ये फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स मैग्नीट्यूड में फॉर्म में, सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म बोला है ना, तो फोर्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/r²। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। आपने कहाँ देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख दो सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, सेंट्रीपिटल force in magnitude form is inversely proportional to the square of distance between two objects. Understood? This is what centripetal force in magnitude form. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। ओके, सो फ्री फॉल इज डिफाइंड एज, fall is defined as the downward movement of the body due to the action of force due to the gravity. So it is defined as downward movement of the body due to the action of force due to gravity. Okay, मतलब क्या, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने एक बॉल पकड़ा है अपने हाथ में और उस बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। अब ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा, जब वेलोसिटी उसका जीरो जाएगा वो बॉल वहीं पे थोड़ी देर रुकेगा, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा, है कि नहीं। तो वही डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से आपने फोर्स लगाया तभी तो वो ऊपर गया ना बॉल, ड्यू टू दी फोर्स के कारण वो बॉल ऊपर चला गया, फिर फोर्स उसका वेलोसिटी उसका कुछ जीरो जाएगा, मतलब फोर्स थोड़ा बैलेंस हो गया, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो बॉल क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट करेगा। एप्पल पेड़ से नीचे की तरफ गिरता है ना, ऊपर नहीं आता ना, उसी तरह बॉल भी नीचे आना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। इसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो इसमें आपको काइनेमेटिक इक्वेशन याद रखना है, काइनेमेटिक इक्वेशन, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन होते हैं, मैंने बताया रहेगा शायद से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, जीरो था, ये कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था, तो इस कंडीशन में v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। इसी का मतलब क्या, v इज इक्वल टू जी टी, जी मतलब a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a g। समझ में आया, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अब मैंने बताया कि जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी भी ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, नहीं, इसका जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बट ग्रेविटी क्या है,
नीचे की तरफ, तो ये जो जी होगा, बॉल जब ऊपर की तरफ जा रहा है तब नेगेटिव होगा। बॉल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, ठीक है। जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, जी भी उसका क्या है, नीचे की तरफ है, तो उस कंडीशन में जी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, velocity is upward. When velocity is upward, the g value will be negative because of opposite velocity. When velocity is downward, g value will be positive because it is flowing in the direction of the velocity. Understood? जो भी velocity ऊपर की तरफ है तो g value will be what, negative. So g will be negative when the velocity is in opposite direction. It will positive when the velocity is in same direction. Understood? जब भी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जी की तरफ, तो जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो जी वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ओके, और मैंने बताया होगा जितना हाइट तक बॉल जाता रहेगा जी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो वेलोसिटी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो उसका हाइट बढ़ता जाएगा, तो जी वैल्यू विल बी नेगेटिव, मतलब डिक्रीज होते जा रहा है। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर, ग्रेविटेशन। अब हम देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल विच इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज प्रेजेंट इन योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5A, फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर ऑन ए प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो इसमें दिया गया एक्चुअली पहले हाइट दिया है, दैट इज हाउ मच, 5 मीटर, और टाइम दिया है कितना है, 5 सेकेंड्स। टू फाइंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जी निकालना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, जी कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, दैट इज एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे एस क्या है, एच, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, यू इज इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस हाफ ए क्या है, जी टी स्क्वायर, सो एच इज वॉट, हाफ जी टी स्क्वायर। यस और नो, दिस इज योर एच फॉर्मूला you will use. So solution, h is equal to half g t square. You need to calculate g, no? So g will be what, 2h upon t square. So 2 into 5 divided by 5 का square, that is 10 upon 25. So g will be what, 0.4 meter per second square. 25 ones are and 0, 100 हो गया, 25 fours are 100, that is 0.4 meter per second square is acceleration due to gravity. Now moving on to the second numerical. What is your second numerical? Second numerical question is, the radius of a planet A is half the radius of a planet B. If the mass of a is ma, what must be the mass of a B so that value of G on B इज़ हाफ दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। इस तरीके का न्यूमेरिकल मैंने लेक्चर के टाइम पे बताया था, वीडियो लेक्चर 2 में, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल का, उसी तरह सॉल्व करना है इसको भी। क्या दिया है एक्चुअली, रेडियस ऑफ ए दैट इज आर ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बी, प्लैनेट बी। मास ऑफ ए कितना दिया है, उसने एम ए कंसिडर किया है। ओके, सो और क्या दिया उसने, acceleration due to gravity of B is equal to half of acceleration due to gravity of A. हमें कैलकुलेट क्या करना है, mass of a B, mass of B question mark. Okay, now mass of a B will be what, फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा इसमें, आप पता है,
acceleration due to gravity, g is what, g into m upon r square. ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले. तो सॉल्यूशन की ओर देखते हैं. g इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. तो प्लैनेट ए के लिए जी ए इज इक्वल टू जी इंटू एम ए अपॉन आर स्क्वायर, आर ए का स्क्वायर 1. जी बी विल बी वॉट, जी इंटू एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर. ओके, 2 डिवाइडिंग 1 and 2. So GA upon GB will be G into MA upon RA का स्क्वायर. RA क्या है अपना, हाफ ऑफ दी RB का स्क्वायर अपॉन G into MB अपॉन RB का स्क्वायर. तो हमें क्या मिल जाएगा, अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. जहाँ पे जी बी क्या दिया है, हाफ ऑफ दी जी ए. सो जी ए विल बी वॉट, हाफ, सॉरी जी बी विल बी वॉट, हाफ ऑफ दी जी ए. यस और नो, दिस जी ए एंड दिस जी ए विल गेट कैंसल. और यहाँ पे क्या बचेगा, जी इंटू एम ए अपॉन 1/4. 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 आर बी का स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर. तो ये जी कट हो जाएगा, कट आर बी स्क्वायर कट. तो क्या बचेगा, विल बी इक्वल टू 1/1/2 इज इक्वल टू 1/1/4 अपॉन एम बी. और यहाँ पे क्या बचेगा, एम ए, विच विल बी इक्वल टू वॉट, 2 इज इक्वल टू 4 MA upon MB. Okay, so finally you will get MB is equal to 2 MA. ओके, मेरे पास जगह नहीं है. ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं. क्या इक्वेशन मिला है, 2 इज इक्वल टू 4 MA अपॉन एम बी, यही मिला है ना. अब ये 2 नीचे आ जाएगा, एम बी वहाँ चले जाएगा. देयरफॉर एम बी इज इक्वल टू 4/2 टाइम्स ऑफ एम ए. सो एम बी विल बी वॉट, 2 एम ए. दिस इज योर फाइनल आंसर. समझा किस तरह आया, फॉर्मूला यूज़ किया हमने, जी इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. सोल्यूशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया सारे वैल्यूज़, तो इस तरह कैंसिल हो गए, बचे ये हमारे पास. तो क्या बचा हमारे पास फाइनली, 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एम ए अपॉन एम बी. देयरफॉर एम बी इज इक्वल टू 4/2 इंटू एम ए, एम बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम ए. अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द मास ऑफ ए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg and 49 Newton respectively. Okay, what will be their values on the moon? Assume that acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of the earth. तो फाइनली दिया क्या इन्होंने, mass of the weight of an object on the earth, mass of the weight of an object on the earth, that is mass of object on earth is how much kg, 5 kg. Weight means what, force, that is 49 Newton. Okay, respectively. What will be the values on the moon? Mass of object on moon calculate करना है. ठीक है, to find mass of the object on moon and force on the moon. Weight मतलब क्या, mg, that is nothing but force on the moon. और उसने क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, जी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ. ओके, ये भी उन्होंने दिया है. तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर. यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. तो पहले हम क्या करते हैं, मास निकालते हैं स्मॉल m. सॉल्यूशन में on earth
F will be what? G into mass of the earth into small m upon radius of the earth का स्क्वायर. ओके, सो फोर्स मिला है. फोर्स कितना है इसमें? 49 इजिकल टू जी का वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 दी होल स्क्वायर. तो m का वैल्यू मिलेगा, m विल बी इक्वल टू 49 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 दी होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 kg विल बी स्मॉल m. तो स्मॉल m का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इन होमवर्क. ठीक है, तो स्मॉल m मिल गया, मतलब मास ऑफ द मून मिल जाएगा. स्मॉल m देखो, स्मॉल m रखा यहीं पे और बाकी सब वहाँ पे लिया, डिवीजन कर दिया. तो स्मॉल m का वैल्यू आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है. स्मॉल m का वैल्यू मिल गया, मतलब मास ऑफ द मून मिल गया, मास ऑफ द सॉरी ऑब्जेक्ट ऑन मून मिल गया. फोर्स कैसे निकालोगे? फिर से वही फॉर्मूला, G इंटू एम अपॉन आर. आर किसका? मून का नहीं, अर्थ का ही, दी होल स्क्वायर. तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स. मतलब G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू जो भी स्मॉल m आपको मिलेगा उसको सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड करो 6.4 इंटू 10⁻6 दी होल स्क्वायर से. तो आपको फोर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन में मिलेगा. आपको कैलकुलेट करना है होमवर्क में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball of a table reaches the ground in 1 second. Assuming g is 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground at height of the ball. Okay, तो क्या दिया इन्होंने? Ball on the table reaches the ground in 1 second. टाइम दिया है 1 सेकेंड. एज्यूमिंग जी कितना एज्यूम करना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करना है. कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द बॉल. टू फाइंड में हमें क्या है निकालना है? स्पीड u निकालना है, v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है और हाइट निकालना है h. फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? सेम फॉर्मूला जो पहले थोड़ी देर पहले यूज़ किए थे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u 0 होगा. s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. तो h इज हाफ जी टी का स्क्वायर. और एक और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे u निकालने के लिए, v निकालने के लिए? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये भी आप यूज़ करोगे सेकेंड फॉर्मूला और ये फर्स्ट फॉर्मूला. तो सॉल्यूशन में यूज़ करते, दैट इज h पहले निकाल लेते. हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है 10, हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज h इज योर 5 मीटर. मिल गया, वही है आपका h, देखो आंसर में. और सेकेंड v निकालना है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. 0 प्लस 10 इंटू 1, दैट इज v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल. ओके, नाउ next question is, mass of a earth and moon are 6 into 10 raised to 24 kg and 7 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. Calculate the gravitational force of attraction between two. ठीक है, mass of the earth क्या दिया उन्होंने? मास ऑफ द अर्थ कितना दिया है? 6 इंटू 10⁻24 kg. मास ऑफ द मून भी दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg. डिस्टेंस बिटवीन देम, रेडियस दिया है, कितना दिया है? 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर. इसको मीटर में जब करेंगे 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3 मीटर फॉर्म में आ गया. कैलकुलेट क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है?
ठीक है, ये सारे चीज़ उन्होंने दिए, जी एम दिया है, मास ऑफ द मून भी दिया है, रेडियस भी दिया है। टू फाइंड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स करना है। फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। जी कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3 दी होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको फोर्स का वैल्यू आपको मिलेगा। इसको आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, यू हैव टू सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन, mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10⁻11 meter. If the gravitational force between them is 3.5 into 10⁻22 newton, what is the mass of the sun? Same क्या दिया उन्होंने, mass of the earth बहुत इजी न्यूमेरिकल है, 6 into 10⁻24 kg। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, रेडियस दिया दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दिया कितना दिया, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ओके, नाउ दे हैव टोल्ड टू फाइंड मास ऑफ द मून, और जी का वैल्यू कितना दिया, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, अब फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे मास ऑफ मून निकालने के लिए, वही फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर तो पता है, एम भी पता है, कैपिटल एम, स्मॉल एम कैलकुलेट करना है, एफ पता है, जी पता है। सॉल्व करते हैं, एम इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू कैपिटल एम। एफ कितना दिया आपको, 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू रेडियस कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻11 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास इज 6 इंटू 10⁻24 kg। उसको जब आप सॉल्व करोगे मास ऑफ मून मिल जाएगा आपको। आप इसको होमवर्क में सॉल्व कर देना, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। ओके, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long it will the object take to come back to the earth? Assume that g is equal to 10 meter per second square. देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिचेस ए हाइट ऑफ 500 मीटर, मतलब हाइट दिया उन्होंने गिवन में, लिख लेता हूँ मैं पहले गिवन में क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ 500 मीटर। व्हाट वाज इट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब टू फाइंड में हमें क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। ओके, नाउ हाउ लॉन्ग विल दी ऑब्जेक्ट टेक, मतलब टाइम भी कैलकुलेट करना है, कम बैक टू दी अर्थ। और जी का वैल्यू उन्होंने कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये सब कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सॉल्यूशन में हमें पहले निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस तरह निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है ना, तो स्मॉल यू निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम पहला यूज़ करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जब बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका, मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो g विल बी व्हाट, नेगेटिव, बिकॉज g इज एक्टिंग टूवर्ड डाउनवर्ड। तो ये जो g का वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें कंसिडर करना है। क्वेश्चन में प्लस दिए रहेंगे पर हमें कंसिडर क्या करना है, माइनस, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और g नीचे की तरफ है। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, that is minus u square is equal to 2 into minus g into s. So minus u square is equal to minus 2 into g का वैल्यू कितना है 10 और s का वैल्यू कितना है 500। तो minus u square is equal to
5000 इंटू 2 10,000, दैट इज -10,000. तो ये माइनस माइनस कट, तो u विल बी वॉट रूट ऑफ 10,000. 10,000 का रूट कितना होता है 100. सो u विल बी 100 मीटर पर सेकेंड. u मिल गया. अभी टाइम कैलकुलेट करना है. टाइम फर्स्ट वाला फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दो. v इज इक्वल टू u प्लस 80. ओके, सो v माइनस u इज इक्वल टू 80. सो v माइनस u is equal to minus gt. So v is again 0, minus u is equal to minus gt. तो minus 100 is equal to minus g, minus 10 into t, minus minus cut, तो t is equal to how much 100 divided by 10, that is how much t is equal to 10 second. Understood? तो velocity भी मिल गया 100 मीटर पर सेकेंड और t भी मुझे मिल गया 10 सेकेंड. समझ में आया किस तरह हमने सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किए. यहाँ पे आपका सारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म हो चुका. अभी हम थ्योरी वाले आंसर्स को देखते हैं. नाउ मूविंग टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 2 डी क्वेश्चन क्या बोलता है. ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u reaches at height h. Before coming down, show that the time taken to come down is same as that time taken to go up. मतलब जो टाइम ऊपर जाने के लिए लग रहा है वही टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा, सेम टाइम लगना चाहिए. वो उससे हमें प्रूव करना है. द स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u reaches at height h. Before coming down, show that time taken to go up is same as the time taken to come down. तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे. When a stone is thrown अपवर्ड, मतलब जब भी स्टोन को मैंने ऊपर फेंक दिया उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u. ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा. फाइनल वेलोसिटी इज v, दैट इज व्हाट 0. फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. काइनेमेटिक इक्वेशन बाय काइनेमेटिक इक्वेशन, उसको यूज करेंगे. काइनेमेटिक इक्वेशन को पहला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं. v इज इक्वल टू u प्लस 80. तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से हम t का वैल्यू पहले कैलकुलेट करते थे. v माइनस यू इज इक्वल टू a t. t विल बी वॉट v माइनस u. a को हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड बाय g. वो क्या होगा माइनस, क्योंकि वो स्टोन को ऊपर फेंका है. अंडरस्टूड. स्टोन ऊपर फेंकता है तो मैंने बताया था वेलोसिटी और जी विल बी नेगेटिव क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो टी विल बी व्हाट माइनस यू अपॉन माइनस जी. सो टी विल बी इक्वल टू यू अपॉन जी. ये टी का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया क्या आया मेरे को, यू अपॉन जी. अभी हम काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करके जो ऊपर जाने वाला टाइम है उसको कैलकुलेट करते हैं. जो हमने टाइम निकाला वो नॉर्मल टाइम लगने वाला है ऊपर जाने के लिए. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इससे हम t निकालते हैं वापस. तो किस तरह मिलेगा देखो t का वैल्यू. h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी का स्क्वायर. ओके, सो h विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u एंड टाइम हमें क्या मिला है u अपॉन जी. ओके, प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी का वैल्यू क्या मिला u अपॉन जी दी होल स्क्वायर. सो h विल बी u स्क्वायर अपॉन जी. माइनस प्लस विल बिकम माइनस हाफ u स्क्वायर अपॉन जी और ये जी स्क्वायर वाला एक जी कट हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा u स्क्वायर अपॉन जी. इस कंडीशन में क्या बनेगा मेरा u स्क्वायर अपॉन जी में कॉमन लेता हूँ. h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी मैंने कॉमन लिया, बचा 1 माइनस 1/2. सो h विल बी वॉट यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2. h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1/2. ओके, सो इससे मुझे u क्या मिलेगा 2hg इज इक्वल टू यू स्क्वायर. सो u विल बी रूट ऑफ 2hg. ओके, नाउ व्हाट इज योर टाइम. t इज इक्वल टू यू बाई जी. तो टाइम t ऊपर जाने के लिए कितना लग रहा है 2gh अपॉन जी. दिस इज अ टाइम रिक्वायर्ड
time when the stone is thrown upward. Now when the stone is thrown downward, when the stone is dropped from maximum height. फिर से काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाइट वाला कंडीशन है करके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जी इस डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा, जी इंटू एच। अंडरस्टूड? मैंने बताया था कंसेप्ट बताते समय। तो वी स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। इसमें फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g h। सो टाइम क्या होगा? v माइनस यू अपॉन है, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था टाइम का वैल्यू माइनस यू बाई जी आया था, उसके एक और स्टेप पहले v माइनस यू अपॉन ए आया था, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। t विल बी रूट ऑफ 2gh माइनस 0 अपॉन ए का वैल्यू क्या है? g, सो t विल बी रूट ऑफ 2gh अपॉन g। दिस इज अ टाइम व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड। ओके, इस तरह आपका ये क्वेश्चन देखो सेम हो गया। जो टाइम रिक्वायर्ड व्हेन द स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, सेम आया, टाइम रिक्वायर्ड व्हेन द स्टोन इज थ्रोन डाउनवर्ड। सो आपको लिखना यहाँ पे है, सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टोन फॉर मूविंग अपवर्ड एंड कमिंग डाउनवर्ड इज सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, that the period of revolution of a planet at a distance r from the star bt, prove that if it was at a distance of 2r from the star, its period of revolution will be root of 8t। मतलब उन्होंने क्या बोला है, देखो period of revolution of a distance of r from period of revolution of a planet at a distance r from a star bt, डिस्टेंस r में पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? t। उस डिस्टेंस को मैं 2r कर दूं तो मुझे रूट ऑफ 8t वो प्रूफ करके दिखाना है। तो हम बाय केपलर्स लॉ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमने केपलर्स लॉ में पढ़ा है, क्या है? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, यही था ना केपलर्स लॉ। सो वेयर टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू के, टी इज वॉट? टाइम पीरियड, r is what? Distance between two objects। so ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू के, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। जब मैं डिस्टेंस को ट्वाइस कर दूं, मतलब व्हेन डिस्टेंस बिटवीन, उसे तो हमें कैलकुलेट करना है ना, रूट ऑफ 8t प्रूफ करके दिखाना है। प्लैनेट and star is increased by 2r, then t dash square upon r cube is equal to k। सो ये r क्या है? 2r हो गया अब, ठीक है नहीं? तो t डैश अपॉन 2r का क्यूब इज इक्वल टू k है कि नहीं? अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? टी डैश अपॉन 8r क्यूब इज इक्वल टू के। सो टी डैश इज इक्वल टू 8r क्यूब इंटू के। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सेम केपलर्स लॉ, इसको लिख लो बाय केपलर्स लॉ। अगेन वही टी, अब नया टाइम पीरियड है, टी डैश इज अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो आर क्या है यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ आर हो गया, 2r दी होल क्यूब इज इक्वल टू के। तो 2 का क्यूब क्या है? 8, आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? t इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू के, और यहाँ पे टी डैश क्या मिला है? टी डैश का स्क्वायर, आई एम सॉरी, टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 8r क्यूब इंटू के। 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे मतलब टी डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8r क्यूब के
उसको इन्वर्स भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, अपॉन आर क्यूब के कट आर क्यूब कट, तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर रूट टी डैश विल बी रूट ऑफ 8t. दिस इज योर फाइनल आंसर. इसके साथ आपका सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए. अब थोड़ा थियरी वाले क्वेश्चन है जिसको हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. वैल्यू ऑफ जी 0 क्यों होता है? जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ जाते हैं ना, जो मास है, अगर ये मेरा अर्थ है, यहाँ पे था मैं, अब मैं सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, मतलब मेरा जो मास है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ. मास मेरा क्या हुआ? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ. जब मेरा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ना वो कैंसिल करने लगता है. क्या कैंसिल करता है? जी का वैल्यू कम होने लगेगा, मास कम होने लगेगा, तो फोर्स भी कम होने लगेगा, तो सेंटर में जाएगा, कम होते होते जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. वैसे आपको इस तरह इस आंसर में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 ई. क्वेश्चन नंबर 2 ई. If the value of g suddenly becomes twice its value, it will become 2 times more difficult to pull heavy object. मतलब उसने क्या बोला? g का वैल्यू जब 2g हो जाएगा तो डिफ़िकल्ट क्यों होगा ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए? देखो, जब g का वैल्यू 2 जाएगा मतलब फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स विल इंक्रीज. अब फोर्स इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? हार्डर होगा. ऑब्जेक्ट हार्डर है मतलब उसको पुल करना डिफिकल्ट हो जाएगा. वही आपको रीजन में लिखना है. व्हेन g इज इक्वल टू 2g द फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल बिकम हार्डर, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू पुल फ्रॉम द अर्थ. फिर क्वेश्चन नंबर 2a देखते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड दी वेट? वो हमने आपको बताया है जब हमने लेक्चर नंबर 2 किए थे. उसका डिफरेंस आपको लिखना है. हाँ, वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है. विल मास एंड द वेट ऑफ द अर्थ इज सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स. जो ये अर्थ है उसमें कुछ मास है और ये मेरा मार्स है उसमें कुछ मेरा थोड़ा मास है. तो अर्थ का जो मास है वो कितना आपको मालूम है? 6 × 10⁻24 kg. और ये मास ऑफ द मार्स आपको ऑफकोर्स है अर्थ के मास से छोटा होगा. अर्थ का मास ऑफ द मार्स से बड़ा होगा. जब अर्थ का मास बड़ा है, मास ऑफ द मार्स छोटा है, तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास कहाँ पे ज़्यादा होगा? अर्थ में ज़्यादा होगा ना. तो सेम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी मोर इन दी अर्थ. ओके. फ्री फॉल आप लिख सकते हो, डेफिनेशन मैंने लिखा दिया है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आप लिख सकते हो. 3 लॉज ऑफ केपलर्स वो भी आप लिख सकते हो. तो इसके साथ आपका ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है. प्लीज़ आप अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए, अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए. होप आपको पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर ये मेरे लेक्चर्स में आपको समझाए, वीडियो लेक्चर्स में आपको अगर समझाए तो मेरे इस लेक्चर्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.